with these 5 themes. So they are like the basic, the fundamental themes जिसके ऊपर बहुत सारा कुछ आपका इस पूरे पेपर में बेस्ड था. तो हमने पहला क्या था that all cognitive processes are active rather than passive. They are interrelated and not isolated. They are generally very efficient and accurate. And then also that cognitive processes can handle positive information better than negative information. जिसमें हमने कहा था पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है वो चीजें जो प्रेजेंट है और जो हमारी आंखों के सामने नहीं होता उसको ऐसा नहीं कि हम प्रोसेस नहीं कर सकते, पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उनको हम जल्दी प्रोसेस करते हैं इन कंपैरिजन टू थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट, जिसको आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं. ये 4 थीम्स समझ आगे के सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम? जो लोग आज पहली बार आज किसकी क्लास है? So very briefly हम ये बात करी थी कि cognitive processes की जब हम बात करें, everything that has to do with knowledge and acquiring knowledge and thought process is cognitive number 1. That means आपकी thinking, intelligence, memory, attention, problem solving, language, everything is cognitive, memory. So हम किसी भी एक वक्त पर केवल एक cognitive process का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम बहुत सारे cognitive processes को यूज करते हैं. इतना effortlessly ये सब कुछ होता है कि हमें पता भी नहीं चलता. तो आप इस वक्त बैठे हुए भी attention, memory, comprehension, intelligence, language और साथ साथ कुछ thought process चल रहे हैं, you are really using a lot of practically all the cognitive processes at this given time. So जितने भी आपके cognitive processes हैं वो हर वक्त active हैं, हर वक्त interrelated हैं, isolation में काम नहीं करते. और जब कभी आप हंसते हो, कोई problem solve करनी होती है, कुछ सोचना होता है, कुछ guess करना होता है, जैसे हमने भी कल एक छोटी सी guessing game करी थी, तो आप हमेशा देखते हैं कि आपके cognitive processes ही हैं जो आपको मदद करते हैं एक बिल्कुल ambiguous situation से, एक बिल्कुल unknown strange situation से या problem situation से आपको solution की तरफ लेके जाते हैं. देखा गया है कि अक्सर आपके cognitive processes आपको जिस दिशा में लेके जाते हैं वो सही की तरफ होती है, वो accuracy की तरफ होती है, जिस करके हम मानते हैं कि हमारे cognitive processes काफी efficient हैं, काफी अच्छे से काम करते हैं. So that is 3. and positive negative हमने जैसे कल recognition और recall का example किया था कि जब आप recognize करते हो तो जो चेहरे मेरे सामने हैं मैं शायद उनको recognize करके most likely सबके चेहरे और नाम जान पाऊंगी. अगर आप कहोगे सारे 50 बच्चों का नाम बताइए जो हमारी क्लास में, तो मेरे कुछ आ जाएंगे पर बहुत सारे मिस हो जाएंगे because they are not sitting here right in front of me. तो वो चीजें जो प्रेजेंट होती हैं उनको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जो एब्सेंट होती हैं, जो नहीं होती आपके सामने, उनकी प्रोसेसिंग में हमें मुश्किल हो सकती है, हमें समय लग सकता है, हमें गलतियां हो सकती हैं. ये 4 थीम्स हमने कर दिए थे. नाउ 5वां कहता है थीम दैट आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं वो 2 मेजर प्रोसेसेस पे रिलाई करते हैं, टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग. टॉप डाउन और बॉटम अप को हम काफी डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि इफ यू गो बैक टू योर सिलेबस, फर्स्ट यूनिट में एक पूरा सेक्शन है टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकग्निशन. तो काफी डिटेल में काफी सारे एग्जांपल्स, काफी सारे स्टडीज पढ़ेंगे, पर अभी के लिए थीम्स के हिसाब से अगर आप समझें तो ये माना जाता है कि हम जब भी किसी चीज को समझते हैं या सोचते हैं तो ये दोनों प्रोसेसेस काम करते हैं. बॉटम अप जैसे कहा जाता है मतलब नीचे से शुरू होके ऊपर जाना, और टॉप डाउन का मतलब है ऊपर से शुरू होके नीचे आना. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ आप अपने रजिस्टर्स में एक एलिफेंट बनाएगा, क्या बना सकते हैं? बनाओ, जैसा भी बनता है, ड्राइंग की का टेस्ट नहीं है, ड्राइंग का टेस्ट नहीं है, कुछ तो बना सकते हैं. मेरे पास ही रहेगा, मैं कहीं लेके जाऊँगा इसको एग्जीबिशन. ऐसी बात नहीं है. मेरी मत कॉपी करना कोई भी. मैं तो पीछे से बना दिया. चूहे जैसा वो मोटा होना चाहिए. नहीं ऐसा वाला भी तो बनता है. अमीबा भी बन सकता है. Anyways, now the point is, जब मैंने बोला एलिफेंट, आप सब
आपने जब सोचा तो आपने बनाना शुरू किया, यू हैव एन इमेज इन योर माइंड, वी ऑल एग्री। किसी के लिए भी एलिफेंट एक नई चीज नहीं है, ड्राइंग हमारी जैसी भी है पर हम सोच के बनाते हैं। तो जब आपको मैंने कहा एलिफेंट बनाना और आपको उसकी इमेज आ गई एकदम से दिमाग में, किसी को बना पाए या ना बना पाए, आपको बहुत देर नहीं लगेगी उस इमेज को। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको इनकी बनाई इमेज दिखाऊं कि आप इसको क्या कहोगे, एलिफेंट ही कहोगे, कैसा भी है डजंट मैटर। क्यों कहोगे? क्योंकि आपको इसकी सूंड दिख रही है, इसकी बड़ी सी बॉडी दिख रही है, इसके बड़े बड़े कान दिख रहे हैं, है ना। कुछ फीचर्स होती है जो बहुत ऐसे हाँ आपको झट से दिमाग में आ जाते हैं, हाँ हम इसको भी एलिफेंट कहेंगे। सब लोग दिखा तो सकते हो अपना एलिफेंट, मैंने कितने बेधड़क हो के इतना गंदा एलिफेंट बनाया है तो आप लोग का तो बेटर है, दिस इज क्वाइट गुड। बच्चा ये बेबी एलिफेंट है, ये भी बेबी है, बस सूंड सबने बनाई है, सब प्रोसेसिंग एवरीबॉडी हैज इट कि नहीं, किसी इनकी सूंड हिडन है। अभिषेक किसकी बनाई? उसकी ये कुंडा है, हाँ सूंड तो है ना Good. Very good. Nice. Excellent. तो सालों की में सूंड जरूर बनी है, अपनी तरह से जितना भी चाहे स्मॉल बनाया है, बड़ा बनाया है, बड़ी सी उसकी बॉडी बनाई है, कान भी बड़े हैं जिसने भी बनाया है। ये अभी इनकम्प्लीट है पर ये काफी अच्छा बनना था। So the point is कि हमें जब कोई चीज़ बोली जाती है, अब इस वक्त आप की जो भी एज है, बचपन से लेके छोटे rather day one जब when you were born, तब से लेकर अब तक आप सीखते जा रहे हैं नए एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ें, एंड यू आर काइंड ऑफ लर्निंग बिकॉज ऑफ दैट। जब पहली बार आपके सामने एलिफेंट आया होगा या आपने टेलीविजन में एक्चुअली टेलीविजन में देखना भी इतना इंट्रीगिंग नहीं होता, पर बचपन में जब बच्चे पहली बार एलिफेंट या कैमल जैसे बड़े वाले एनिमल्स देखते हैं, दे आर इन ऑ। आई थिंक हम सब भी जब अभी भी कई बार कभी ऐसे एलिफेंट चलता जाए तो इतने भी बड़े हो गए, ओ एलिफेंट ऐसा होता है ना। जब बचपन होता है तब जब आपको बताया जाता है दिस इज एन एलिफेंट, तो बच्चे एक एक पार्ट को एनालाइज करते हैं। अच्छा ऐसे पैर हैं, आप बताते हो ये इनकी ट्रंक है, ये इनका इसके दांत हैं, इससे ज्वेलरी बनती है, आँखें, कान, पूरी बॉडी, पूंछ, सारा एक एक पार्ट बच्चों को बताया जाता है। एक बार सीख लिया, अगली बार जैसे बच्चा उस चीज़ को देखता है तो वो या अगर बोल सकते हैं तो बोल पाएंगे, याद है उनको हाथी या एलिफेंट बोलना तो भी चलेगा, नहीं है तो वो पॉइंट करके कुछ हाथी या एलिफेंट से मिलता जुलता कोई वर्ड कोशिश करेंगे। क्योंकि पहली बार जब हम किसी भी नई चीज़ को देखते हैं तो हम उसके एक एक कॉम्पोनेंट को देखते हैं। बॉटम अप प्रोसेसिंग मतलब हर बेसिक एलिमेंट को देखते हैं, फिर जानते हैं कि अच्छा इसको एलिफेंट कहा जाता है, ये बहुत बड़ा है, ये एनिमल है, ये ऐसे पानी पीता है या ऐसे नहाता है, जो भी सारी की सारी चीज़ें। सो जब आप चीज़ों को एक एक स्टिमुलस, एक एक पार्ट को देखकर, अपने कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं बने होते पर हर पार्ट को देखें, तब हम किस तरह की प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, बॉटम अप। हर पार्ट को इकट्ठा मिला के धीरे 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 करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बन जाता है एलिफेंट। अब जब मैंने बोला एलिफेंट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ये जानने में कि क्या होता है एलिफेंट, बिकॉज आपका बॉटम अप प्रोसेसिंग के द्वारा जो आपने बचपन में सीखा वो इस वक्त आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है, राइट। और अब जब मैं कहती हूँ कि अच्छा एलिफेंट कैसा होता है तो आप जल्दी से बताना शुरू कर देते हैं, आप सिर्फ कहोगे एलिफेंट इज एन एनिमल। तो अब जब एलिफेंट की बात हो रही है, जो कॉन्सेप्ट बन चुका है, उसकी बेसिस पर आप टॉप डाउन प्रोसेसिंग करते हैं। हम बहुत सारी चीजें जिनके कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं तो उसके जब उसका नाम लिया जाएगा तो मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा देखूं क्या इसकी सूंड है, इसका ये है, जैसे एलिफेंट बोला आपके दिमाग में वही इमेज आ गई। टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो है उसको कॉन्सेप्चुअली ड्रिवन प्रोसेसिंग कहते हैं, बॉटम अप प्रोसेसिंग है उसको स्टिमुलस ड्रिवन प्रोसेसिंग कहते हैं। कि हम जब भी कोई भी काम करते हैं, और ये सिर्फ पैटर्न रिकग्निशन में नहीं आएगा, आप जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं आप देखेंगे आप टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों यूज करते हैं। छोटे होते बच्चे जब उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता तो बच्चों को सिखाने के लिए बॉटम अप प्रोसेसिंग यूज की जाती है। जब आप सब ने ABCD सीखा होगा, 1 2 3 सीखा होगा, पेज आफ्टर पेज आप उसके लिखते हो, पहले हाथ पकड़ के, फिर डॉट्स के ऊपर, फिर बिना डॉट्स के। द पॉइंट इज यू आर स्टिल फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद जब आप 5th क्लास में पहुंच गए और टीचर कहती है 1 + 1, आपको वापस ही देखना पड़ता है, अच्छा 1 बोल रहा है, कहीं ये तो नहीं है 1, ये तो नहीं है 1, ऐसा होगा या ऐसा होगा, जो भी आपके दिमाग में रोमन काउंटिंग सोच रहे हो या जो भी। द पॉइंट इज इनिशियल लर्निंग इज largely dominated by bottom up processing,
एंड लेकिन इनिशियल लर्निंग या बच्चे जब सीखते हैं बॉटम अप से तो सीखते ही हैं, पर जल्दी उन्हें टॉप डाउन भी आ जाता है। जैसे अगेन आपने किसी बच्चे को अगर एप्पल दिखाया और आपने बताया दिस इज एन एप्पल एप्पल एप्पल, फिर वो अगर प्लम भी देखेगा बच्चा रेडिश कलर का गोल्ड कलर का, मे बी उसको एप्पल ही कहेगा। अब बच्चों को बताते हो कार, तो उनके लिए बस भी कार है, एरोप्लेन जा रहा होता है तो कभी कभी उसे भी कार बोल देंगे, उनको लगता है हर वो चीज़ जो ऐसे मूव कर रही है वो कार है। फिर आप उन्हें फर्क बताते हो कि एरोप्लेन वो होता है जो उड़ता है, फिर वो हेलीकॉप्टर देखेंगे। कई बार यू नो देयर वाज अ चाइल्ड, मुझे याद है उसने बलून सीखा था कि बलून उड़ते हैं तो एक बार एरोप्लेन जा रहा था, कहता वो कैसा है बलून। तो बच्चों के जनरल आइडियाज होते हैं पर उनमें भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो जब बच्चा एरोप्लेन को बलून कह रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज जो ऐसे उड़ी जा रही है शायद वो बलून ही है, राइट। सो हमारे पास पर इनिशियल लर्निंग बच्चे हमेशा बॉटम अप प्रोसेसिंग के द्वारा करते हैं, लेकिन इस वक्त हम बिना जाने बिना कोई एफर्ट लगाए टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे उसको सभी आई एम गोना रेफर टू मोर एग्जांपल्स, पर अभी के लिए आप लोग सोचें एक बारी, आप में से कितने लोग हैं जो हमारे प्रिंसिपल के ऑफिस में गए हैं, एक्चुअली गए हैं? 1 2 3 पीपल। सो फॉर नाउ प्लीज कीप शट, यू विल नॉट स्पीक। बाकी लोग मुझे बताओ कि प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या क्या होगा? टेबल, चेयर, some awards and trophies, yes. books, Sofas maybe. sofas, Her certificates and degrees maybe. her certificates and degrees maybe, okay. And photos of achievements. Photos of achievements, okay. Some stationery items. Stationery items, Files. files, Computer. computer, wall clock, A nameplate. a nameplate, her nameplate on the table, Yes, okay. और कुछ भी आता है दिमाग में? और अच्छा, जो लोग गए हैं वो उनको कुछ खास चीज याद है उस कमरे में? Glass of water. ओके, ग्लास ऑफ वाटर ढका हुआ। और कोई चीज? सोफास किस कलर के हैं? डोंट रिमेम्बर। और कोई चीज इन चीजों के अलावा आपके दिमाग में आती हो कोई और चीज जो आपने देखी भी हो या ना भी देखी हो, आपको लगता है कि होगी उनकी? Bell शायद होनी चाहिए. बेल, Plants. प्लांट्स, Maybe small cupboard, little bit to a small cupboard to put some stuff, all right. AC. Almirah, हाँ, AC. AC, fan, मैं ठंड में हीटर, और कुछ? कर्टन्स। जो लोग गए हैं वो गैस कर सकते हैं कि कर्टन्स किस कलर के हैं, कुछ ध्यान दिया हो? मे बी वाइट और क्रीम, ओके। और कुछ? ओके, ग्रेट, आई थिंक दैट सर्व्स माय पर्पस। नाउ आप में से जितने लोग इस प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं गए, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं गए, उनको भी फेयर आइडिया कि प्रिंसिपल के कमरे में क्या क्या होना चाहिए। आप में से किसी ने नहीं कहा कि विंटर्स के कपड़े होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल, है ना? क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रिंसिपल के कमरे में क्यों कपड़ों की वार्डरोब हो। अभी ये वाले प्रिंसिपल नहीं, इनसे पहले जो हमारे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे वो उनके कमरे में हमेशा ओम भूर्भुवः स्वः धीरे धीरे चलता रहता था। उनको बैक की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने एक लेक्चर स्टैंड रखा हुआ था, तो जब बहुत सारी फाइलों को साइन करना होता था तो वो उनको बैठने का पोस्चर मेंटेन करना मुश्किल होता था, तो वो खड़े होकर साइन करते थे। उनके कमरे में ऐसे बॉटल ग्रीन कलर के सोफे के कवर्स थे। आपने कर्टन्स कहा, वहाँ पर ब्लाइंड्स हैं, ब्लाइंड्स का कलर ऑफ वाइट क्रीम है, कंप्यूटर है, पानी का ग्लास है, बेड है। तो हमारे को ये जो फेयर आइडिया है कि प्रिंसिपल के कमरे में क्या क्या होना चाहिए, दैट इज गवर्न बाय टॉप डाउन प्रोसेस। कॉन्सेप्ट है कि यही होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँगी किसी किचन में क्या होना चाहिए, तो आप जो भी चीज़ों का नाम लेंगे, वेदर वो है किचन में कि नहीं है, मोर और लेस आपकी सही होंगी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस, ऑन हियरिंग व्हाट इट इज लाइक, किचन में क्या काम किया जाता है। हमें पता है, हम सारे कुकिंग अप्लायंसेस बोल देंगे, बर्तन बोल देंगे, दालें, राशन, आटा, गैस, एवरीथिंग, यू नो। तो जब आप इस तरह आइडिया लगा के बताते हो तो आप यूज कर रहे हो टॉप डाउन प्रोसेसिंग।
अगर कोई बंदा गया है प्रिंसिपल के ऑफिस में और उसे सुना है, ये देखा है या ऑनबोर्ड बॉस वास सुना है, तो वो बॉटम अप प्रोसेसिंग से रजिस्टर कर रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये भी चल रहा है। आप अगर नहीं गए हैं, यू नो आजकल ऑलमोस्ट सब प्रिंसिपल्स के ऑफिस में होता है बड़ा वाला स्क्रीन जिसपे सारे कैमरास के दैट इज देयर इन हर रूम। डीएवी के जितने महान लोग हैं डीएवी मैनेजमेंट के, यहाँ जो हमारे प्रिंसिपल्स रह चुके हैं, उन सब की फोटोज लगी हुई हैं। ये चीजें आप गेस नहीं करोगे अनलेस यू सीन इट। तो हम किसी भी एक सिचुएशन में बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और वही हमारा 5वां थीम है। किसी भी सिचुएशन में आप अगर कहोगे कि मैं तो सिर्फ बॉटम अप से सीखूंगी, नॉट पॉसिबल। योर कॉन्सेप्ट्स विल ऑलवेज गाइड यू। ऑन द अदर हैंड आप कहोगे मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट से सीखूंगी और अभी गिवन स्टिमुलाई को आप नहीं नोटिस करेंगे, तो भी नहीं चल सकता, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे कि ये चीज जो मुझे सामने दिख रही है ये क्या हो सकती है, राइट। सो दैट इज थीम नंबर 5 एंड समथिंग दैट यू विल विटनेस इन एवरीथिंग, प्रैक्टिकली एवरीथिंग। आप इस वक्त भी बैठे, यू नो हम जब कोई गाना गेस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स गेस करते हैं, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं और उसमें कोई भारी भरकम सा इंग्लिश का वर्ड आया है जो आपको जिसका मतलब नहीं पता, पर आप क्या करोगे, या तो डिक्शनरी, आइडियली डिक्शनरी हो तो आप जल्दी से देखें। आजकल डिक्शनरी की नहीं जरूरत है, आप गूगल पे झट से सर्च कर लेते हो। पर अगर नहीं भी कर पाते, आपके पास ना फोन है ना डिक्शनरी, तो भी आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसमें जो वर्ड आ रहा है आप उसको झट से समझ जाओगे। तो अगेन इफ आई आस्क यू, आई थिंक मैंने ये शब्द पहले भी आपको शायद पूछा हुआ है, नहीं पूछा या पूछा, लेट्स सी, व्हाट इज यूटेक्का? यूटेक्का नहीं पता, कैबेज है ना, मैंने बताया हुआ है ना क्लास में। yes sir. ओके, नाउ द पॉइंट इज जब हमें नहीं पता तो नहीं पता। अब मैं अगर आपको बोलूंगी, so I had a yummy salad this morning which had cucumber and chakundar and leaves and celery and flana dimkana and rutevka। तो आपको ये तो समझ आ जाएगा कि ये कोई चिड़िया नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, कोई वेजिटेबल, कोई ऐसी चीज है ना। सो ये कहाँ से आया? टॉप डाउन से। आपका कॉन्सेप्ट है कि किन चीजों के साथ, अगर मैं कहती कि so I'm going for a picnic and I'm carrying with myself some cookies and cakes and rutevka, तो आपको शायद लगेगा rutevka is something like कोई a snack that is eaten, it's something fun to eat। and अगर मैं कहूँगी he was so unwell, I made some खिचड़ी with rutevka, तो आपको लगेगा कुछ डल सी चीज हुई। तो जो कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया जाता है उसके हिसाब से हम वर्ड्स को समझते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट इज अ बिग टॉप डाउन फैसिलिटेटर, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही होगी तब भी जब आपको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। अब देखो कि कई बार ऐसी डिस्कशन लग जाती है, किसी पार्टी में जाओ या कहीं, आपको आप 2-3 लोगों के इनपुट सुनते हो, आपको समझ आ जाता है क्या स्टैंड करना है। सम पीपल देन स्टार्ट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। और क्या एग्जांपल जानना, कभी-कभी ऐसा कुछ होता है। मैं अपना एग्जांपल एक्चुअली देती हूँ। जब मैंने मास्टर्स किया था MA 2, अब जो सुबह UGC की बात कर रहे थे, मैं अपने आप को UGC के बारे में किसी को समझाने के लिए बिल्कुल एक स्टूपिड कैंडिडेट मानूंगी। व्हाई? बिकॉज जब मैंने UGC क्लियर किया था, किया अपने पहले अटेम्प्ट में था, लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं की, ऐसे जैसे होता है ना कि MA के दौरान दे दो। वी वर अलाउड टू टेक दैट एग्जाम इन MA सेकेंड ईयर दिसंबर में, उससे पहले नहीं हम ले सकते थे। तो दिसंबर में बस ऐसे जाके कि चलो देख लेते हैं, ना तो मैंने PhD करनी है ना तो मैंने पढ़ाना है, बट कर लेते हैं, लेट्स सी, ऐसा गई थी बिना तैयारी के। और आई वाज दिस इज उस वक्त REBT आई थी, आई इन द सेंस कि किताबों में नहीं आई थी, सिलेबस में नहीं आई थी, बट दुनिया में आ चुकी थी, लोग बैक एंड ऑल वर टॉकिंग अबाउट इट। सो LS सॉरी। तो हमारे UGC के पेपर में एक सेक्शन होता था जो सब्जेक्टिव पेपर होता था, कि 5 क्वेश्चंस से 5 पेजेस उसके लिए दिए जाते थे, और 2 क्वेश्चंस होते थे सब्जेक्टिव, जिसमें आपने 2 शीट्स मतलब 2 साइड्स ऑफ शीट में अपना आंसर लिखना होता था। वो पूरी आंसर शीट वैसे लिखी आती थी, और ऑप्शन आपको पिक करनी होती थी। तो मैंने क्लिनिकल पढ़ती थी, मेरे को लगा ओके क्लिनिकल ही पिक कर लेती हूँ, सबसे मेरे को ठीक ठाक लगता था, तो क्लिनिकल पिक किया। उसमें एक क्वेश्चन था समथिंग अबाउट REBT, नॉट REBT, दे रोट रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, और मैंने इससे पहले वो नाम नहीं सुना था। मतलब आई वाज अ स्टूडेंट के जो टीचर ने पढ़ा दिया, वो नोट से पढ़ लो, किताब से पढ़ लो और खत्म,
ना तो अब इंटरनेट ऐसे भी नहीं था कि आजकल तो आई थिंक एवरीथिंग हैज अ रील, एवरीथिंग यू विल नो मच मोर देन व्हाट इज टॉट इन द सिलेबस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बहुत चीज़ें ऑलरेडी यू नो ऑन द नेट. सो मैंने जब पढ़ा मैंने कहा बाकी सब आता था पेपर में, मैंने कहा ये क्या चीज़ है मुझे तो पता नहीं, बट देन आई जस्ट स्पेंट अ मिनट. रैशनल मतलब रैशनैलिटी, इमोटिव मतलब इमोशंस, बिहेवियर मतलब, but it wasn't like a rocket science to decode that. और मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली 2 पेज भरे, पर लगा ऐसे कि यार आता नहीं था, फट्टा मार के आई हूँ झूठी, तो देन आई क्लियर्ड इट. तो इसलिए मैंने तो कोई तैयारी नहीं की थी. जब मुझे कोई पूछना है मैंने क्या तैयारी करें तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं मुझे, सीरियसली मुझे पता. अब तो खैर चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बट द पॉइंट इज किसी भी सिचुएशन में आप थोड़ा सा उसका एनालिसिस करोगे आपको पता चल जाएगा. अभी जब क्वेश्चंस आते हैं, अभी पीछे किसी ने मुझे बताया कि क्वेश्चन पेपर में पता नहीं वो क्वेश्चन आया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने ना जाके पीछे उसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखी, उससे मुझे समझ आया. These are all top down processing. आपने सुना हो ना सुना हो, चीज़ों का शब्दों का अर्थ अगर आप जानते हो तो आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है इसमें क्या होगा, और फिर आप तुक्के से लिखना शुरू करते हो. और कभी कभी वो तुक्का ज़्यादा कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर रिमार्केबली एफिशिएंट एंड एक्यूरेट. ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सही लिखोगे उसको पहली बार सुना है तब भी. So at any given time, cognition is the biggest resource that we have, and something that we all need to be so grateful for. I think जिन लोगों को किसी भी एक प्रॉब्लम कॉग्निटिव प्रोसेस में तकलीफ होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रोसेस. अल्जाइमर्स में क्यों लोगों को परेशानी होने लग जाती है, मेमोरी लॉस होना, शब्दों का नाम ना याद आ पाना, वो सब चीज़ें इसलिए परेशान करती हैं कि ये इतना नेचुरल, इतना एफर्टलेस रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ मेरे से चली कैसे भी. वाई कांट आई रिमेंबर नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टर और दैट पर्टिकुलर फ्रेंड, या वो गाने के लिरिक्स क्यों नहीं आ रहे हैं. ये सब इसलिए हमें परेशान करते हैं बिकॉज दीज आर प्रोसेसेस दैट आर गिवन टू अस नेचुरली, पर उसका ध्यान भी जरूर रखना चाहिए थ्रू एक्सरसाइज, डाइट एंड गुड स्लीप हैबिट्स. दैट्स अबाउट द 5 थीम्स दैट वी हैव. ठीक है जी, आपको 5 थीम्स में किसी को कोई प्रॉब्लम यू वांट, ऑफ कोर्स वी विल टॉक मोर अबाउट देम थ्रूआउट दिस पेपर. ऑल राइट. हाँ, सो प्रॉपर पैटर्न रिकग्निशन पे आने से पहले, क्योंकि बहुत बार जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न रिकग्निशन से, उनमें जो मतलब जैसे थ्योरीज हैं टॉप डाउन और बॉटम अप है, उससे डायरेक्टली कई चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं. जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ छुटपुट और चीज़ें भी वो पूछ लेते हैं. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट वी विल जस्ट काइंड ऑफ स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया जो आपको एक्चुअली पता है. दैट लेट्स से हाउ डू वी सी रिकग्निशन जो है, हमारी साउंड रिकग्निशन भी है, स्मेल रिकग्निशन भी है, टच रिकग्निशन भी है, टेस्ट की रिकग्निशन भी है, और ऑफ कोर्स विजुअल रिकग्निशन भी है. पर आप देखेंगे कॉग्निशन में मैक्सिमम कहूँगी, ये नहीं कि सारे काम औरों पे भी हुआ है, पर सबसे ज़्यादा काम विजुअल स्टिमुलाई के साथ किया गया है. नंबर 2 पे ऑडिटरी के साथ. बहुत ही ना के बराबर स्टडीज हुई हैं स्मेल के ऊपर, या यू नो टेस्ट के ऊपर, या स्किन टैक्टाइल के ऊपर. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट येट टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई भी स्टिमुलाई होते हैं, हम उन स्टिमुलाई को जैसे रजिस्टर करते हैं. रजिस्टर कैसे करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा. तो कोई चीज़ मेरे सामने आई, मेरी आंखों ने देखा, रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, आपके ऑक्सीपिटल लोब की तरफ वो मैसेज जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ है. तो ये चीज़ है, कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज. तो जब आपके सामने ये चीज़ आएगी तो आप इसको पेन इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको प्रीवियसली सिखाया गया कि पेन. अगर कहीं हमें शुरू में बताया होता कि इसको पेन कहते हैं, इसको रजिस्टर कहते हैं, तो हम ये वर्ड्स यूज कर रहे होते. तो दैट मीन्स कोई भी चीज़ जैसे आती है हमारे सामने, उसको पहचानने में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज योर प्रीवियस नॉलेज. ये दोनों मिलकर आपकी परसेप्शन बनाते हैं कि एक स्टिमुलस को आपकी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से आप एक अर्थ देते हैं, एक मीनिंग देते हैं, और फिर वो आपकी परसेप्शन बन जाती है. तो जब भी हम पैटर्न रिकग्निशन की, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन की बात करते हैं, तो हम बड़ा ही सिंपल ये तरीका ही होता है कि कोई चीज़ आई, अब जैसे आप एग्जाम्स के बाद अगर आए हो, तो मैंने जैसे आपको देखा, डिपेंडिंग ऑन माय मेमोरी एटसेट्रा, जैसे रजिस्टर में नाम आते हैं तो आपकी ट्रेन चल पड़ती है, यू नो, कि अच्छा हाँ ये बच्चे का नाम ये है. बट कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को मैं बेटर हैंडल करती हूँ. जब पहले दिन क्लास में आई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं सबके नाम भूल गई. देन आई लुक्ड एट ईच ऑफ यू,
फिर मुझे सबका एकदम से आ गया था दिमाग में, यूज दिस कहते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। Yet it is believed कि जब आप किसी भी सेंसरी स्टिमुलस को अपनी प्रीवियस नॉलेज की बेसिस पर डिकोड करते हो, उसको अर्थ ऐड करते हो, दैट इज व्हेन इट बिकम्स परसेप्शन। और आपकी जो हाँ जी हम आपकी जो दो पहली यूनिट्स हैं खास करके जिसको आप कह रहे हैं पैटर्न रिकग्निशन एंड अटेंशन, इन दोनों को अगर आप साधारण शब्दों में कहना चाहें तो कंबाइन करके हम इसको परसेप्चुअल प्रोसेसेस भी कहते हैं, परसेप्शन वाले प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों में हमेशा प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जैसे आप परसीव करते हो साथ ही आपकी इंटरप्रिटेशन हो जाती है। ये सारा प्रोसेस इतना जल्दी से हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो बड़ा बेसिक प्रीमाइस तो यही है कि एक चीज़ आई, आपने उसको क्या मतलब अटैच किया हुआ है, वो आपकी मेमोरी में भी स्टोर हो जाता है, आप उसको परसीव करते हो, आप इंटरप्रेट करते हो, आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ है जिसको मैं देख रही हूँ। हमारा जो विजुअल सिस्टम है दैट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द ऑक्सीपिटल लोब, जो आपकी ये ब्रेन का हमारे को याद है 4 लोब्स होती हैं, इसको आप पैराइटल बोलते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। तो ये वाली जो 2 लोब्स हैं ये आपकी स्पीकिंग को और स्पीकिंग एंड हियरिंग को कंट्रोल करती है, टेम्पोरल लोब, और जो आपके ऑक्सीपिटल लोब है वो आपके विजुअल स्टिमुलाई को कंट्रोल करती है या देखने की क्षमता को कंट्रोल करती है। तो दैट मीन्स जैसे कोई चीज आपके सामने आती है, दूर है या पास है, दूर वाली चीजों को आप जनरली डिस्टल स्टिमुलाई कहते हैं, नजदीक वाली चीजों को आप प्रॉक्सिमल स्टिमुलाई कहते हैं, जो एकदम सीधा क्लियर इमेज आपके रेटिना में बनाते हैं। तो दैट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा हॉल है या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो आप देखते हैं कि जो भी आपके नजदीक लोग नजर आते हैं, ऑफ कोर्स जब हम टेलीविजन पे देखते हैं तो कैमरा के द्वारा फोकस किया जाता है, पर हमारा विजुअल सिस्टम भी है, उसमें भी एक क्षमता है कि जिस चीज पे मैंने फोकस करना है मैं उस पर फोकस कर सकती हूँ। तो जब स्टेडियम में बहुत सारा शोर है, बहुत कुछ चल रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस, यू कैन स्टिल फॉलो द गेम, यू कैन स्टिल फॉलो कौन बैटिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो स्टिमुलाई जो आपके नजदीक होते हैं, फिजिकली नजदीक होते हैं, उन्हें हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, और वो स्टिमुलाई जो दूर होते हैं, फिजिकली दूर होते हैं, उन्हें हम डिस्टल कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि डिस्टल स्टिमुलाई जो है मेरे को दिखेंगे, हाँ हो सकता है क्लियरली ना दिखे क्योंकि उनके हिसाब उनकी इमेज मेरे रेटिना पर क्लियर फॉर्म नहीं हो रही है, पर कई लोगों को डिस्टल स्टिमुलाई भी काफी आसानी से नजर आते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर विजुअल एबिलिटीज। सो विजुअल सिस्टम में हमारे को ये कुछ टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला डिस्टल स्टिमुलाई दैट आर फार ऑफ फ्रॉम अस फिजिकली, प्रॉक्सिमल व्हिच आर क्लोजर एंड दे मेक एन क्लियर इमेज ऑन आवर रेटिना। थर्ड इज द फोर्थ पे पहले आता है ऑक्सीपिटल स्टिमुलाई, which is the occipital lobe, which is this lobe at the back, which controls our visual process. इसको आप visual cortex भी कहते हैं। cortex बेसिकली होता है ये ब्रेन की जो आउटर लाइनिंग होती है, राइट? सो इस पूरी cortex के हिसाब से आप कभी कभी देखेंगे हम कहते हैं cortical areas are injured, which basically means brain के कुछ areas, but basically cortical नाम जो है वो brain की ये जो ऐसी रेगुलर सी लाइनिंग पूरी की पूरी होती है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, वहां से आपका कॉर्टिकल नाम यहाँ वो आ रहा है। सो आपका ऑक्सीपिटल लोब जो है दैट इज द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी एरिया दैट इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल विजुअल एक्टिविटीज, एंड वी आल्सो हैव इंफेरोटेम्पोरल कॉर्टेक्स। ये आपकी टेम्पोरल है और ये ऑक्सीपिटल है, इन दोनों के बीच का ये जो हिस्सा है इसको आप इंफेरोटेम्पोरल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये भी कुछ पार्ट ऑफ योर विजन को कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? So ये सब के अलावा we also have at a given moment, जैसे आप किसी चीज को देखते हो, हम of course जब मेमोरी की यूनिट पढ़ेंगे और सारे के सारे मॉडल्स करेंगे, आप हमने सब ने आई थिंक सबसे फेमस मॉडल जो एटकिंसन शिफ्रिन का है, जिसमें वो कहते हैं आपकी मेमोरी सबसे पहले जो आप रजिस्टर करते हैं वो सेंसरी होती है, फिर शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, और जो सेंसरी मेमोरी है वो मानते हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए आप रिटेन करते हैं। तो उस सेंसरी मेमोरी की भी हमारे पास 2 टाइप्स मेजर मानी जाते हैं, आइकॉनिक एंड इकोइक। इकोइक होती है जो ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी है एंड आइकॉनिक होती है जो विजुअल सेंसरी मेमोरी। दैट मीन्स मैंने यहाँ से जाते जाते किसी को देखा तो वो बंदे को मैं रजिस्टर कर लेगा मेरा विजुअल सिस्टम, और कुछ सेकंड्स के लिए जैसे आप स्टिमुलस को देखते हैं यू कैन इजीली प्रोसेस इट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपका विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो उसको एकदम से इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन उतना रजिस्टर
रजिस्टर करने के लिए आपको स्टिमुलस को देखना जरूरी है। अगर सेंसरी चीज को रिसीव करेगी तभी वो स्टिमुलस आगे प्रोसेस होगा। सो आइकॉनिक मेमोरी बेसिकली आपकी विजुअल सेंसरी मेमोरी है, जो भी आपकी विजुअल रिकग्निशन को या विजुअल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट, दीज आर जस्ट अ फ्यू टर्म्स। लाइक आई सेड, कई बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि ये क्या पूछ लिया। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन लुक्स, क्योंकि उसमें वो कट रही थी मैं। आगे वाली इज फ्रंटल लोब, ऊपर वाली दिस इज पैराइटल, दिस इज ऑक्सीपिटल, दिस इज टेम्पोरल। टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल के बीच के एरिया को आप इंफेरोटेम्पोरल कहते हैं। एंड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज योर ऑक्सीपिटल लोब। हम खास विजुअल की बात इसलिए कर रहे हैं, लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग, कि कम रिसर्च हुई है बाकी के सेंस ऑर्गन्स के ऊपर, सो हमारे को इसकी क्लैरिटी तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं ऑडिटरी की बात करूंगी तो डेफिनेटली इट इज माय टेम्पोरल लोब दैट इज रिस्पांसिबल। तो मेरा लेफ्ट और राइट साइड, जो मेरे कानों के ऊपर, जो मेरे टेम्पल्स के ऊपर वाला हिस्सा है, इसको आप टेम्पोरल लोब कहते हैं। इट इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल ऑडिटरी स्टिमुलाई। इन्हीं से रिलेटेड आपके डिसऑर्डर्स भी हैं। आपने शायद BA2 में अफेजिया के बारे में पढ़ा हुआ है। Yes, ma'am. अफेजिया इज अ डिसऑर्डर जिसमें किसी की टेम्पोरल लोब के ऊपर चोट लग जाती है। अगर किसी की लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे चोट लगती है तो वो बोल नहीं पाते हैं, अगर किसी की राइट पे लगती है तो वो सुन नहीं पाते हैं। अगर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, टेम्पोरल लोब के दोनों साइड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो लोग को सुनने में और बोलने में तकलीफ होती है। कई बार वो सुन के समझ जाते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। कई बार होता है कि क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, आई मीन अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके हिसाब से आप इसको जनरली रिसेप्टिव अफेजिया है कि एक्सप्रेसिव अफेजिया है, कि रिसीव करने में प्रॉब्लम है, या रिसीव कर लिया, प्रोसेस कर लिया, पर बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, आपको समझ आ गया सवाल, आप बोलना चाहते हो शुक्री, पर आप बोल नहीं पाते, इसको आप कहते हैं एक्सप्रेसिव अफेजिया, जो ज्यादातर लेफ्ट साइड पे चोट लगने से होता है। और राइट साइड पे जब चोट लगती है तो आपको सुनता ही नहीं है ढंग से, या सुनता है तो आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, आप कहोगे दिन बहुत अच्छा है, तो बोल तो सकते हो, पर जो सवाल पूछा गया है वो सुन नहीं सकते, उसको आप रिसेप्टिव कहते हैं। और अगर दोनों में ही प्रॉब्लम हो तो हम ग्लोबल अफेजिया कहते हैं। सो द पॉइंट इज कि हमारे सेंस ऑर्गन्स आर द गेटवे टू एवरी कॉग्निटिव प्रोसेस, एंड सेंसेशन लाइज एट द बेसिस ऑफ ऑल कॉग्निशन। जब आप सेंसेशन करेंगे उसके आगे ही सेंसेशन, देन अटेंशन एंड ऑल दोस प्रोसेसेस का मतलब फाइंडिंग द वे। ओके, नाउ आपका जो विजुअल ऑब्जेक्ट रिकग्निशन है, पैटर्न रिकग्निशन है, मैं अभी पैटर्न रिकग्निशन की हेडिंग वाली जब तक स्लाइड नहीं आती तो ये वो चीजें चल रही हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। जैसे परसेप्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, आपने गेस्टॉल्ट के परसेप्चुअल प्रिंसिपल्स किए थे, आपको डायरेक्टली सिलेबस में कहीं नहीं लिखे गए हैं, पर अभी पिछले सेमेस्टर में भी जो क्वेश्चन आया दैट इज ऑन परसेप्चुअल प्रोसेसेस इन पैटर्न रिकग्निशन। बच्चों को लगा था कि ये क्या आ गया, हमें नहीं पता, क्योंकि उनको ये लगा था कि तो ऐसे ही है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, सोचा भी नहीं, हालांकि हमने पढ़ा था, तब भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहे हैं, पर पिछली बार तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं था, इस बार आया था, तो इस करके मैं शायद ज्यादा जोर से बोल रही हूँ आप लोगों को कि they generally do ask you about a lot of things that have an important role to play here also. So जब भी हम अगर विजुअल परसेप्शन की बात करते हैं, हमें पता है कि कोई भी चीज जो हमारे आसपास होती है वो कुछ परसेप्चुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जिसकी बेसिस पर हम अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के स्टिमुलाई के अरेंजमेंट को समझते हैं, रेकग्नाइज करते हैं। तो उसमें इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स का या गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का, जिन्होंने कहा कि आप जब भी किसी चीज को देखते हो, किसी भी सीन को देखते हो, किसी भी स्टिमुलाई सिचुएशन को देखते हो, तो हम उसमें बड़े आसानी से फिगर और ग्राउंड या फिगर और बैकग्राउंड को अलग कर देते हैं। कि अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए आप सब बच्चे, यू आर द फिगर एंड मे बी द डेस्क इज द बैकग्राउंड, द फैंस आर द बैकग्राउंड, एवरीथिंग एल्स इज द बैकग्राउंड। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम हुई मेरी परसेप्चुअल विजुअल परसेप्शन में, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे लिए डेस्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। मैं आप लोगों को बड़ी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं एक्चुअली, अगर आप देखें तो। इसीलिए मैं बार बार इस क्लास में भी बहुत बार कहती हूँ कि जो लोग भी खास करके टू व्हीलर चलाते हैं प्लीज़ हेलमेट जरूर पहने। ब्रेन इतना डेलिकेट या इतना स्ट्रॉन्ग है और हम उसकी बड़ी सारी एबिलिटीज़ को ग्रांटेड लेते हैं। थोड़ी सी चोट और हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। सो हेलमेट ना पहनना सुसाइडल है, रादर उससे भी बुरा है।
तो हेलमेट जरूर पहने। कितने लोग हैं जो 2 व्हीलर चलाते हैं और हेलमेट पहनते हैं? एक्सीलेंट, गुड। क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो यूज्ड टू हैव दिस जोक के मतलब लड़के पहनते हैं, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं पहनती, बहुत कम पहना करती थी। एंड देन लड़के भी जैसे कैंपस के गेट के अंदर आते थे तो उनका ब्रेन यहाँ चला जाता था क्योंकि हेलमेट यहाँ आ जाती थी जब से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ टेक गुड केयर कि आप कुछ जो एफर्टलेसली कर रहे हो, दैट इज बिकॉज योर ब्रेन इज इंटैक्ट एंड इज वर्किंग फाइन। So figure background relationships are the most important thing that govern our perception and our recognition. वो situation जहाँ कहीं भी ये figure background relationships ambiguous होते हैं, clear नहीं होते हैं, इसमें थोड़ी confusion होती है, आप देखते हो वहाँ पे हमारे को बहुत दफा आपको कुछ और दिख सकता है, मुझे कुछ और दिख सकता है। अभी स्लाइड में we have a few classic examples आप लोग पहले भी देख चुके हैं। So बहुत जगह पर जहाँ ambiguity होती है, जहाँ clear boundaries नहीं होती हैं, वहाँ पर आप देखते हो कि फिगर बैकग्राउंड रिवर्सल भी हो सकता है कि जो आपको फिगर दिख रही है वो मुझे शायद बैकग्राउंड दिखे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी लोग ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, दे ट्राई टू मेक और अंडरस्टैंड द गिवन सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ अगेन व्हाट पर्सनल और सब्जेक्टिव फिगर बैकग्राउंड रिलेशनशिप दे हैव फॉर्मुलेटेड। फॉर एग्जांपल दिस वन, क्या दिख रहा है इसमें? वेरी फेमस वन, Faces. 2 faces और कुछ Vase. A pillar, a piece of glass. Yes. एक कुछ सैंड टाइमर टाइप होता है जो ऊपर से ऐसा भी दिख सकता है, बट क्लियरली ये 2 फेसेस दिख रहे हैं। तो जिनको एकदम से फेस दिखता है उनके लिए फिगर इज द फेसेस, बाकी ऐसे दिख रहा है कोई वाइट सी बैकग्राउंड के आगे खड़े हैं। बट जिसको ये दिखता है खाली, उनको ये लगता है कि ये सारा कुछ ब्लू बैकग्राउंड है, पर बिकॉज वन वी हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, 2 हम थोड़े से एफर्ट के साथ दोनों फिगर बैकग्राउंड्स को परसीव कर सकते हैं। आपको ये वाइट वाली चीज एज अ ग्लास, एज अ सैंड टाइमर, एनीथिंग दैट यू आर सीइंग वो दिख सकता है, और ये ऑफ कोर्स 2 फेसेस हैं, फिगर बैकग्राउंड रिवर्सल। ओके, इसमें क्या दिख रहा है आपको? Triangle. ट्रायंगल और स्टार और White triangle. वाइट And the circles. इन्वर्टेड वाइट ट्रायंगल। Yes. खाली ट्रायंगल्स ही और कुछ? Circles. सर्कल्स और कुछ और किसी के ध्यान में आ रहा हो? इस साइड कुछ समझ नहीं आ रहा। किस साइड? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो इस बोर्ड पे बना हुआ है, ये मेरी स्लाइड के ऊपर नहीं है, पर ये बोर्ड के ऊपर ऐसे बोला हुआ है। ऑलराइट, सो आप देख रहे हैं, आप लोगों ने क्लियरली कहा ट्रायंगल। आपको याद हो बैक टू योर 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन होती है? The three Three-sided sides. closed figure. So this is not closed, ना तो ये closed है, ना तो ये closed है, कुछ भी ना नहीं। circle. पर हमें क्यों triangle लगा? Because of these illusory contours और boundaries, जो boundary actually नहीं होती, पर मैं क्या कहूँ, ये ऐसे 2 लाइनें सी हैं, या आप में से किसी ने नहीं कहा कि अधूरा A है, या किसी ने नहीं कहा ये एंगल है, किसी और ने कुछ और भी नहीं कहा इसको। क्यों? क्योंकि हम सबको ये ट्रायंगल दिखता है। वो बाउंड्रीज जो नहीं होती हम उनको भी परसीव करते हुए बना लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट परसेप्चुअल प्रिंसिपल। एंड सर्कल भी कोई पूरा नहीं है, पर हमें फिर भी हमें सर्कल्स नजर आए हैं फॉर द सिंपल रीजन कि कोई पार्ट अगर मिसिंग भी होता है। याद है आपको, आपने गेस्टॉल्ट पाई चार्ट, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसको हम लॉ ऑफ गुड फिगर कहते थे, ब्राइटनेस कहते थे, जिसका ये मतलब है कि कुछ चीजें तो मिसिंग भी होंगी तो मैं आपको कर लूंगी, आई कैन हैंडल इट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट हमारे परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है उन फील्ड्स की भी जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। क्या गाइड कर रहा होगा इसको? ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग ने बताया। अब इसमें वाइट कुछ नहीं दिख रहा, कईयों को मिसिंग भी दिख सकता था, पर आपने कहा इन्वर्टेड वाइट ट्रायंगल, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अच्छा ये सर्कल्स को काटता हुआ इन्वर्टेड ट्रायंगल आ रहा है, या ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, तो ये स्टार है। ये सब कहाँ से आ रहा है? आपकी टॉप डाउन प्रोसेसिंग से, और आपकी एबिलिटी टू फॉर्म इल्यूसरी कॉन्टूर्स। इल्यूसरी होता है, इल्यूजन शब्द से आया है कि जो एक्चुअली नहीं है पर आपको लगता है, और कॉन्टूर्स आते हैं बाउंड्रीज। So again, another important perceptual principle that governs our object recognition or things like that are again they all come from perceptual principles or the Gestalt principles of perception, जिसमें कि figure background reversal था, then relationship था, then illusory contours है, and whenever we are doing that, we always organize
our visual space on the basis of things that we already know. So human beings जो हैं वो पहले से जानते हैं कि ये triangle होता है, ये circle होता है. So we put all that knowledge together without knowing it, और झट से आपको triangles भी दिख रहे हैं, circles भी दिख रहे हैं, star भी दिख रहा है, inverted triangle भी दिख रहा है, etc. etc. So कई games में ये character होते हैं जो खाते जाते हैं, Pac-Man Yes. है ना? So बच्चे वो भी बोलते हैं. कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों के टाइम पे नहीं हुआ करती थी, पर अभी बच्चों में बहुत पॉपुलर है, तो वो उन चीजों को भी देखते हैं. I think बहुत दफा कई लोगों को, not in this one, but there are some ambiguous images जो दिखाई जाती है, जिसमें कई लोगों को कोई सुपरमैन मूवी कैरेक्टर्स दिखते हैं, जो कि जिसने नई मूवी देखी उसको नहीं, उसके लिए वो लुटेगा, उसको नहीं पता कि क्या चीज है ये. So it's important कि हमारा कॉन्टेक्स्ट बहुत एक important फैक्टर होता है जो डिटरमिन करता है इन चीजों को. Alright. अब शुरू होता है आपका पैटर्न रिकग्निशन, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे. अब मुझे आप ना मतलब अच्छे से बता दो. देखो अगर तो कल आ रहे हो फिर तो हम कल परसों रखेंगे क्लास, अगर नहीं आना तो फिर लेट्स कीप इट